कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? तो दोस्तों आज का टॉपिक किस बारे में है? वो है जियोलॉजिकल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस टनलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा पर इसमें हम बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो टनलिंग प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं या उस पर अपना प्रभाव दिखाती हैं, असर दिखाती हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। जब हम टनलिंग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जब हम एक्सकेवेट करना चाहते हैं यानी कि खुदाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें अलग अलग किस्म की रॉक्स मिलती है। हार्ड रॉक्स भी मिलती हैं, सॉफ्ट रॉक्स भी मिलती हैं, सॉइल भी मिलती है। ठीक है, हार्ड सॉइल मिलती है, सॉफ्ट सॉइल मिलती है। तो इससे क्या होता है, कुछ रॉक हार्ड होते हैं तो उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो उससे हमारा टनलिंग का रेट क्या होगा। देखो मतलब जिस रफ्तार से हम टनलिंग कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हम अपना टनल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, अगर वो रॉक बहुत ज़्यादा कठोर होगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टनलिंग है, ठीक है, जब हम हार्ड रॉक को खोद रहे हैं तो वो जो टनलिंग है या एक्सकेवेशन है, जो उसको खोदने का हमारा खोदने की जो रफ्तार है, एक्सकेवेशन है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ के। ठीक है। क्योंकि अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो टूटने में ज़्यादा टाइम लेगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो टूटने में कम टाइम लेगा। ठीक है। और हमारा एक्सकेवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्चरिंग के। क्योंकि अगर उसमें फ्रैक्चर है तो वो आसानी से टूट टूट जाएगा, और फ्रैक्चर नहीं है तो वो उतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच टनलिंग प्रोजेक्ट इज यूनिक एंड कॉम्प्लिकेशंस अराइज when rocks are not homogeneous throughout and are always heterogeneous, especially when their strength is concerned। ठीक है। तो रॉक्स मतलब हर एक प्रोजेक्ट जो है, टनलिंग प्रोजेक्ट, वो यूनिक होता है। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस हर टनलिंग प्रोजेक्ट में आती हैं। ठीक है। रॉक जैसे मैंने बताया वहाँ पर होमोजीनियस नहीं होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक। स्ट्रेंथ के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम टनलिंग करते हैं तो जो रेट ऑफ एक्सकेवेशन होता है, खोदने की जो रफ्तार है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है क्रशिंग स्ट्रेंथ के। इन्वर्सली मतलब उसके उलट। ठीक है। यानी कि खोदने में टाइम ज़्यादा लगेगा अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऐसे नहीं। ठीक है, हाँ ऐसा ही। खोदने में टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उस पत्थर को तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो यानी कि खुदाई उस टाइम धीरे हो जाएगी, है ना, खोदना धीरे हो जाएगा। ठीक है। और अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ कम है तो हम जल्दी से खोद लेंगे। तो ये था इनवर्स रिलेशन। और डायरेक्टली रिलेशन है उसका फ्रैक्चरिंग के साथ। ठीक है। फ्रैक्चरिंग से मतलब अब देखो, पत्थर में अगर फ्रैक्चर्स हैं तो वो जल्दी टूट जाएगा, और फ्रैक्चर्स नहीं है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, पेज पलट रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब rock with fractures reacts differently from the weak non-brittle rock like mica schist। ठीक है। अब जिस रॉक में फ्रैक्चर्स हैं वो जल्दी टूट जाएगा, और जिसमें नहीं है वो जल्दी नहीं टूट पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि भाई जिस रॉक में फ्रैक्चर्स हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा वीक नॉन ब्रिटल रॉक। ठीक है। जो टूट नहीं पाते। नॉन ब्रिटल मतलब, ब्रिटल मतलब होता है अगर हम कोई, मैंने रॉक लिया, उसको मैंने हथौड़े से मारा और उसके चूरे चूरे हो गए तो वो था ब्रिटल। अगर हथौड़े से मारा और उसको चूरे नहीं हुए तो उसको बोलते हैं नॉन ब्रिटल। ठीक है। जब माइका और सिस्ट नॉन ब्रिटल रॉक होते हैं तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब रॉक हेट्रोजेनिटी की बात करी जा रही है। रॉक अलग अलग किस्म के रॉक हैं। जैसे हम खुदाई कर रहे हैं, मान लो हम सुरंग खोद रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे रॉक आ गया, पहले हार्ड रॉक आया। ठीक है। या यूं समझ लो पहले सॉफ्ट रॉक आया तो हमें खुदाई करने में आसानी होगी, हम अपने इंस्ट्रूमेंट से वहां पर खुदाई कर पाएंगे। ठीक है। फिर बीच में बोल्डर, क्ले, ठीक है, बोल्डर आए, पेबल्स आए। ठीक है। अ, तो वहाँ पे हमको अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, और एकदम हार्ड रॉक आ गया। ठीक है। तो जो जो हमारे कटर को या जो भी हमारा ड्रिल है उसको ख़राब कर सकता है, तो हमको वहाँ पर अलग चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो यानी कि कदम दर कदम हमको अपने इंस्ट्रूमेंट्स बदलने पड़ते हैं। ठीक है। इससे हमारे कॉस्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक।
तो हमको मशीन्स वगैरह अपनी बदलनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कीचड़ आ गया आगे तो उसके लिए हमें दूसरी मशीनें लगानी पड़ेंगी उसको हटाने के लिए, है ना, क्योंकि हेट्रोजीनियस है पूरा, ठीक है। जो भी हेट्रोजीनियस है वहाँ पर हेट्रोजीनियस रॉक्स हैं, सॉइल भी अलग अलग किस्म की आ रही है, तो हमको वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है हेट्रोजेनिटी के कारण, ठीक है। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रॉक हेट्रोजेनिटी एट द टनल फेस क्रिएट्स प्रॉब्लम। टनल के फेस में जो रॉक हेट्रोजेनिटी होती है वो हमें बहुत दिक्कत करती है। व्हेन टनलिंग इज इन सॉफ्टर रॉक, ठीक है, क्रिएट्स प्रॉब्लम व्हेन टनलिंग इज इन सॉफ्टर रॉक। जब सॉफ्टर रॉक में होती है वहाँ पर भी रॉक हेट्रोजेनिटी हमको क्या करती है, दिक्कत करती है, हमारे लिए परेशानी बन जाती है। अगला सेंटेंस है बोल्डर, बोल्डर क्ले और अदर सॉइल कंटेनिंग लार्ज पेबल्स प्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम फॉर स्लरी मशीन। अब जैसे हम कीचड़ उठा रहे हैं, ठीक है, कीचड़ उठाने वाली मशीन लगाई है और वहाँ पे बोल्डर आ गया, पेबल्स आ गए, तो वो हमारे लिए वहाँ पर दिक्कत करेंगी, है ना, क्योंकि हम कीचड़ की मशीन लगा रहे हैं वहाँ पत्थर निकल आए, तो है ना, हो रही है ना दिक्कत। हार्ड रॉक रोलिंग cutter can cope with hard boulders but have difficulty in other softer soils। अब कोई पत्थर काटने की मशीनें लगाई है हमने, तो उसको सॉफ्ट सॉइल, तो वो सॉफ्ट सॉइल को नहीं कर सकता ना, मतलब सॉफ्ट सॉइल के साथ दिक्कत करेगा, ठीक है। वहाँ पे हार्ड बोल्डर के लिए तो वो काम करता ही है, पत्थर को काटने का काम करता ही है, बट वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल आएगी तो उनके साथ दिक्कत करेगा। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A tunnel face with both hard rock and wet non-cohesive rock soil presents an even worse situation। अगर वहाँ पर हार्ड रॉक भी है और वेट यानी गीली चिकनी नॉन कोहेसिव रॉक सॉइल यानी चिकनी मिट्टी है वहाँ पर, तो ये बहुत ही और भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति हो जाती है वहाँ पर काम करने के लिए। बिसाइड्स वेरिएशंस इन स्ट्रेंथ अमंग सॉइल टाइप्स, वेरिएशंस रिलेटेड टू saturation produces significant differences, ठीक है। जब सॉइल टाइप्स में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, सॉइल टाइप्स यानी सॉइल टाइप्स की स्ट्रेंथ में अलग अलग स्ट्रेंथ की सॉइल होती है, और वेरिएशंस रिलेटेड टू सैचुरेशन प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब पानी को जो समाने का, सॉइल, हर एक सॉइल का पानी को समाने का अलग अलग क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, तो ये भी असर दिखाता है हमारा टनलिंग प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है। A small difference in water content can change an otherwise stable soil into running ground, ठीक है। कोई स्टेबल सॉइल है और वहाँ पर पानी की मात्रा अगर हल्की सी बदल गई तो वो बह जाएगा वहाँ पे और वो स्टेबल सॉइल से एक रनिंग ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। इन टनलिंग a sharp boundary between hard and soft rock में डिफ्लेक्ट द ड्रिल, ये मैं बात आपको भी बता चुका हूँ कि भाई जब हम टनल बना रहे हो और सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के बीच में अगर एक शार्प बाउंड्री आ जाए तो वो हमारी मशीनों को, ड्रिल वगैरह को तोड़ देगी, ठीक है। द मशीनरी एंड मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक। जो जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो टाइप ऑफ रॉक्स पर डिपेंड करते हैं। तो सो एट एवरी स्टेज देयर इज़ अ चेंज। तो हर कदम कदम तो हमको हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। हर कदम पे हमें मशीनें बदलनी पड़ती हैं वो करने के लिए। द टूल्स एंड मेथड्स हैव टू बी चेंज एट दैट पॉइंट। हर एक कदम पर हमको टूल्स, जो जो हम टूल्स हो या मशीनें यूज़ करें उनको हमें बदलना पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा जियोलॉजिकल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस टनलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।